तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशी ईडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश की वेस्तास बुक का पता नहीं कौन सा चैप्टर है यार, 3rd लेवल नाम है चैप्टर का। तो देखो, ऐसा है कि ये जो चैप्टर है ना, ये सारा चैप्टर फर्स्ट पर्सन में है, मतलब ऐसे नरेट नहीं हो रहा है चैप्टर, ठीक है। सारा चैप्टर फर्स्ट पर्सन में है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहला वाला चैप्टर करवाया था ना फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट पर्सन में, वैसे ही ये चैप्टर भी करवाऊंगा फर्स्ट पर्सन में, और बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, तो मज़ा आएगा। और साथ ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताऊंगा, जैसे चैप्टर में वैसा नहीं करवाऊंगा, बट हाँ कवर सब कुछ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो गर्मियों का टाइम था और एक रात मैं अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा, और क्योंकि मुझे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन ले ली जाए, क्योंकि ट्रेन बस से ज़्यादा तेज़ है। अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ही क्यों होना था। मैं तो बस एक चार्ली नाम का 31 साल का आम आदमी हूँ, और मैंने बस एक टैन गैबरडाइन कपड़े का सूट पहना हुआ था, एक स्ट्रॉ हैट और एक फैंसी बैंड के साथ। और मैं दर्जनों लोगों से गुजरा जो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते थे, लेकिन मैं उनसे भाग नहीं रहा था। मुझे तो बस अपने घर जाके अपनी बीवी लुइसा से मिलने की जल्दी थी। मैं ग्रैंड सेंट्रल में वांडा डेरबिल्ट एवेन्यू से घुसा और सीधा सीढ़ियों से फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, जहां से आप 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन्स ले सकते थे। इसके बाद मैं एक और लेवल नीचे गया, जहाँ से सबर्बन ट्रेन्स निकला करती थी, और वहाँ पर एक आर्च्ड डोरवे था जो कि आगे सबवे पे खुलता था, और वहाँ मैं गुम हो गया। और ग्रैंड सेंट्रल पे गुम होना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल से निकला और उसमें घुसा हूँ, और हर बार मैं किसी नए डोरवे पे या किसी नए कॉरिडोर में घुस ही जाता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक बार मैं एक लगभग 1 मील लंबी टनल में घुस गया, और वहाँ से मैं सीधा रूज़वेल्ट होटल की लॉबी में पहुँच गया। और एक बार तो मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग में पहुँच गया जो 46th स्ट्रीट पे थी, लगभग 3 ब्लॉक्स दूर स्टेशन से। कभी कभी तो लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ है जो अपने कॉरिडोर्स और स्टेयर्स को जड़ों की तरह पूरे शहर में फैला रहा है। और शायद एक बहुत लंबी टनल है शहर के नीचे, जिसके बारे में कोई भी ना जानता हो, और वो टाइम्स स्क्वायर पे जाके खुलती हो, या क्या पता कोई और टनल सेंट्रल पार्क में खुलती हो। और क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल इतने सालों से लोगों के लिए एक एग्ज़िट का काम करता था, इस दुनिया से एस्केप करने का एक ज़रिया था, तो शायद ऐसे ही मैं भी इस टनल में पहुंच गया। लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में कभी नहीं बताया। तो जिस कॉरिडोर में मैं था वो थोड़ा सा लेफ़्ट को टिल्ट हुआ और नीचे की तरफ जाने लगा। मुझे लगा ये गलत रास्ता है, लेकिन फिर मैं चलता ही रहा। इस टाइम तक अगर मैं कुछ सुन पा रहा था तो वो थे सिर्फ मेरे पैरों की आवाज़। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। और उसके बाद मैंने कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी थोड़ी सी दूर से, और तभी टनल ने एक शार्प लेफ़्ट टर्न लिया, और कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के मैं पहुंच चुका था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे। लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो सिर्फ 2 लेवल्स थे, और इसलिए मुझे लगा कि मैं घूम फिर के वापस 2nd लेवल पे आ गया हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा वहाँ के रूम बहुत छोटे थे, टिकट विंडो और ट्रेन के गेट्स भी बहुत कम थे, और सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। और जो आदमी उस बूथ में बैठा हुआ था उसने
एक टेनिस कैप जैसा ग्रीन आई शेड पहना हुआ था और साथ ही ब्लैक कलर के स्लीव प्रोटेक्टर्स भी। वहाँ पे लाइट्स बहुत कम थी और कुछ कुछ फ्लिकर भी कर रही थी। और फिर मुझे पता चला क्यों। वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। लेकिन कोई बल्ब एलईडी के ज़माने में गैस लाइट्स क्यों यूज़ करेगा? वहाँ पर थूकने के लिए ब्रास के बर्तन भी रखे हुए थे। और तभी मेरी नज़र पड़ती है स्टेशन के उस पार एक आदमी पे। उस आदमी ने अपने वेस्ट पॉकेट से अपनी गोल्ड वॉच निकाली और उस घड़ी में टाइम देखकर वो दुखी सा हो गया। उस बंदे ने एक डेवरी हैट पहनी हुई थी और एक 4 बटन सूट जिस पे छोटे छोटे लेबल्स लगे हुए थे। शायद वो जिन्हें हम आज पॉकेट स्क्वायर्स कहते हैं। और उसके चेहरे पे बड़ी बड़ी हैंडल बार मुस्टैच भी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। मैंने देखा कि सब लोगों ने 1890s की तरह ड्रेस पहन रखी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतने सारे बियर्ड वाले लोग, इतनी सारी फैंसी मुस्टैच वाले लोग और इतने सारे साइड बर्न्स वाले लोग कभी भी नहीं देखे थे। और तभी ट्रेन गेट से एक औरत अंदर आई एंड आई सॉ शी वॉज वेयरिंग अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। और उसने स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके जूते भी काफ़ी हाई एंकल थे। और तभी मैंने उस औरत के पीछे एक लोकोमोटिव यानी एक ट्रेन आती हुई देखी। और वो लोकोमोटिव करियर एंड आइव्स कंपनी की थी और उस पर चिमनी लगी हुई थी जो फनल शेप की थी। और उसके बाद मुझे पता चल गया, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था। और उसके लिए मैं वहाँ पे खड़े एक न्यूज़ बॉय के पास गया और मैंने एक पेपर मांगा। पेपर का नाम था द वर्ल्ड। लेकिन द वर्ल्ड तो सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा था। और मैंने जब देखा तो उस पेपर पे डेट थी 11 जून 1894। और तभी मैं टिकट काउंटर की तरफ मुड़ा। मैं जानता था कि ये टिकट्स मुझे और लुइसा को 1894 के यूएस में कहीं भी लेके जा सकती हैं। और मुझे सिर्फ 2 टिकट चाहिए थी, गेसलबर्ग और इलिनॉइस के लिए। क्या आप लोग वहाँ पे गए हो? बहुत सुंदर जगह है। बड़े पुराने फार्म हाउस, बड़े बड़े लॉन्स और इतने बड़े बड़े पेड़ कि उनकी टहनियाँ सड़कों के ऊपर आ जाया करती थी। और ऐसा लगता था कि सड़कों की भी एक छत बन गई है। और 1894 में गर्मियों की शामें आज के मुकाबले दुगनी लंबी हुआ करती थी और लोग अपने अपने लॉन्स में बैठते थे, सिगार पीते थे। औरतें पाम के पत्तों से बने फैंस झुला रही होती थी और हर जगह फायर फ्लाइज उड़ रही होती थी। इन शॉर्ट काफ़ी पीसफुल लगता था। और उस टाइम तक तो वर्ल्ड वॉर को 20 और वर्ल्ड वॉर सेकंड को तो 40 साल थे। और अब मुझे टिकट्स चाहिए ही। उस क्लर्क ने मुझे टिकट का प्राइस तो बताया, लेकिन वो मुझे बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। शायद मेरे पहनावे को लेकर। मेरे पास 2 टिकट्स के लिए पैसे तो थे, लेकिन सिर्फ जाने के लिए थे, आने के लिए नहीं। और जब मैंने वापस क्लर्क की तरफ देखा तो वो अभी भी मुझे ही घूर रहा था। उसने मेरे हाथ में पैसों की तरफ देखा और बोला, सर, ये पैसे नहीं हैं, और अगर आप मेरे को झूठे पैसे दे के उल्लू बनाना चाह रहे हो तो आप बचोगे नहीं। और उसने एक नज़र अपने कैश ड्रॉर की तरफ देखी। ऑफ कोर्स वो पैसे पुराने ज़माने के थे और आज के पैसों के मुकाबले करीब आधे साइज़ के थे और दिखने में भी काफ़ी अलग थे। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और भागने लगा क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता था। उस टाइम की जेल वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी। और मैं उसी रास्ते से बाहर आ गया जहाँ से मैं अंदर गया था। अगले दिन अपने लंच आवर में
मैंने बैंक से $300 निकलवाए। शायद यही थे हमारे पास बस। और उन $300 से मैंने ओल्ड करेंसी ख़रीद ली। आप किसी भी कॉइन डीलर से ओल्ड करेंसी ख़रीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मेरे $300 के बदले में मुझे 200 से भी कम डॉलर मिले। लेकिन मुझे कुछ खास चिंता नहीं थी, क्योंकि 1894 में सब बहुत सस्ता था। लेकिन उस दिन के बाद मुझे थर्ड लेवल का रास्ता कभी नहीं मिला। और इस सब के बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम को बताया। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल के बारे में बताया। एंड इंस्टेड ऑफ बिलीविंग मी, उसने मुझे कहा कि मैं दुखी हूँ। उसने मुझे समझाया कि ये मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटी, डर, वॉर, वरी इन सब से भरा हुआ है, और मैं बस इन सब से भागना चाहता हूँ। और कौन नहीं भागना चाहेगा? मैं जितने लोगों को जानता हूँ लगभग सभी भागना चाहते हैं, लेकिन कोई मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर नहीं जाता। न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट्स ये कसम खा सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल पे सिर्फ 2 लेवल्स हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 3 हैं, क्योंकि मैं तीसरे पे जा चुका हूँ। बट मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त ने तो मेरे को वही रीज़न बताया, और मेरे सारे दोस्त उस पर एग्री भी कर गए। सारी चीज़ें इसी तरफ पॉइंट करती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी स्टैम्प कलेक्शन की आदत ले लो। उसे लगता है कि वो एक टेम्पररी रेफ्यूज है रियलिटी से। हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी, उनको तो कोई रेफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम तो दुनिया काफ़ी पीसफुल थी। उनके पास भी तो एक अच्छी खासी कलेक्शन थी। उनके पास ब्लॉक्स ऑफ 4 थे, शायद लगभग हर यूएस इशू के। फर्स्ट डे कवर्स थे, और भी बहुत कुछ था। और तुम्हें पता है, प्रेसिडेंट रूज़वेल्ट भी कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स। मैंने अपनी वाइफ को भी थर्ड लेवल के बारे में बताया था, और उससे वो काफ़ी चिंता में आ गई थी और नहीं चाहती थी कि अब मैं दोबारा थर्ड लेवल पे जाऊं। और कुछ टाइम के बाद मैंने उसे ढूंढना भी बंद कर दिया। अब मैं वापस अपनी स्टैम्प कलेक्टिंग पे आ गया। लेकिन अब हम दोनों थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये प्रूफ है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। मेरा दोस्त सैम, वो गायब हो चुका है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। लेकिन मुझे शक था, क्योंकि मैंने उसे हमेशा गैसलबर्ग के बारे में बताया। मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है, और वो कहता था कि वो एक अच्छी जगह है, और वो वहीं है, ठीक है, 1894 में। क्योंकि एक रात जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, मुझे मिला। क्या तुम्हें पता है कि एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब भी एक नई स्टैम्प इशू करी जाती है, तो स्टैम्प कलेक्टर उसे ख़रीदना चाहते हैं, ताकि स्टैम्प कलेक्टर के पास ही सबसे पहले वो स्टैम्प आए, और वो उसको खुद ही को मेल कर लेते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे। और पोस्ट मार्क से डेट भी कंफर्म हो जाती है, और वो एनवेलप होता है फर्स्ट डे कवर, और वो कभी खोले नहीं जाते। उनमें बस एक ब्लैंक पेपर पड़ा होता है। उस रात मेरे कुछ सबसे पुराने फर्स्ट डे लेटर्स में मुझे एक ऐसा लेटर मिला जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ने वो मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था, उन्हीं के घर पे गेसलबर्ग में। और वो 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ है, ऐसा पोस्टमार्क ने मुझे बताया। वो स्टैम्प 16 सेंट्स की थी, डल ब्राउन कलर हो चुका था, और उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो थी। और मैंने वो एनवेलप खोल के देखा, और वो पढ़ के मैं शॉक हो गया। उस पे लिखा था, चार्ली, तुम सही थे, वो सच है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ, एंड राइट नाउ आई एम एट डेलीज, और कोई यहाँ पे पियानो बजा रहा है, और सब लोग फ्रंट पोर्च पे खड़े हुए हैं और सिंग नीली होम गा रहे हैं, और मुझे
मुझे यहाँ पे लेमनेड के लिए इनवाइट किया गया है। तुम भी आ जाओ यार, चार्ली, लुइसा, जस्ट कीप लुकिंग फॉर इट, कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता। मुझ पे भरोसा करो, इट इज़ वर्थ इट। और मैंने देखा ये लेटर सैम ने भेजा हुआ है, और जिस कॉइन स्टोर पे मैं जाता था मुझे पता चला कि सैम ने $800 वहाँ से लिए हैं। और उस टाइम के हिसाब से इतने पैसे एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी थे। एक हे, फीड और ग्रेन बिज़नेस, वो हमेशा कहता था कि वो ये काम करना चाहता है, लेकिन अभी जहाँ वो है गेसलबर्ग में, वहाँ वो अपने पुराने प्रोफेशन को नहीं ऑप्ट कर सकता। उसका पुराना प्रोफेशन, सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ नया ट्राई किया है, क्योंकि ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, तो इसको ऐसे बनाने में मज़ा बड़ा आया यार। और मैंने ये इसलिए भी किया क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेरे को डब करने का वो कहते हैं, तो वो मेरी आवाज़ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट। तो आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी। जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।